नमस्कार प्यारे साथियों। पॉलिटी एनसीईआरटी की इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में, संविधान की उद्देशिका और नागरिकता। संविधान की उद्देशिका और नागरिकता के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। ठीक, यानी कि संविधान की उद्देशिका और नागरिकता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे उद्देशिका, प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या है, ठीक है ना। प्रस्तावना, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या चीज है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। देखो, जो हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की बात करें तो हमारा जो संविधान है और संविधान की जो भूमिका देखने को मिलती है, बिल्कुल संविधान की भूमिका की तरह हम कह सकते हैं, जिसमें कि संविधान के आदर्श हो गए, उद्देश्य हो गए, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान के स्रोतों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, और संविधान लागू जब हुआ था, लागू होने वाली जो तिथि थी, उन सब का एक संक्षेप वर्णन हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। हालांकि अपने संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध देखा जाए, रिलेशन देखा जाए, तो संबंध किससे है? उद्देश्य प्रस्ताव से। कैसे? उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक, बिल्कुल सीधा संबंध कैसे है? उद्देश्य प्रस्ताव से। क्यों है? जो हमारी संविधान सभा थी उसने 22 जनवरी 1947 को जो पारित किया था, उसी से संबंध है इसका डायरेक्टली। क्योंकि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो हमारे बी.एन. राव थे। बी.एन. राव, और बी.एन. राव ने नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके आधार पर प्रस्तावना का एक प्रारूप तैयार किया। जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, उन्होंने क्या किया, जो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था उसी प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। ठीक, तो ये थी हमारी प्रस्तावना। अब हम जानेंगे प्रस्तावना के मुख्य तत्वों के बारे में। हमारी प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या क्या हैं? ठीक, हमारी प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? मुख्य तत्वों की बात करें तो याद रखिएगा, हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके 3 तत्व मुख्य हैं, 3 इसके प्रमुख तत्व हैं। और वो 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं उनको हम समझेंगे यहां पे। नंबर 1 पे हम बात करें तो संविधान का स्रोत। क्या चीज? संविधान का स्रोत। ठीक, संविधान का स्रोत। अगर दूसरे तत्व की बात करें तो वो क्या है? संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान का स्वरूप। वहीं तीसरे तत्व की बात करें तो वो है संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, संविधान का उद्देश्य क्या है। ये 3 तत्व हमारे इंपॉर्टेंट हैं प्रस्तावना के रूप से। ठीक है, संविधान के स्रोतों में हम देखें तो हम भारत के लोग अर्थात जनता, वही चीज इसमें आ जाती है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। अगर संविधान के स्वरूप की बात करें तो इसमें आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब चीज हमारे स्वरूप में आ जाती हैं, संविधान के स्वरूप में। अगर यही मैं बात करूं संविधान के उद्देश्य के बारे में तो आपका न्याय हो गया। न्याय अब वो आपका सामाजिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या आर्थिक हो सकता है, आर्थिक न्याय आप लोग कह सकते हो, या हमारा राजनीतिक न्याय हो सकता है। ठीक है, न्याय आपका 3 प्रकार का होता है, तीनों में से न्याय कोई भी हमारा हो सकता है। स्वतंत्रता की बात कर लें, इसमें स्वतंत्रता आपकी हो सकती है। स्वतंत्रता कौन कौन सी? स्वतंत्रता भी कई प्रकार की होती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देख लो, जो क्षमता है उस व्यक्ति की गरिमा क्या है वो हम इसमें रख सकते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को रख सकते हैं, बंधुता को हम इसमें रख सकते हैं। अगर यहां मैं थोड़ी सी बात करूं संपूर्ण प्रभुत्व, यहां बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। अब प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो भी हमारा 2 प्रकार का हो सकता है।
अब वो दो प्रकार का कौन कौन सा हो सकता है? एक हम कह सकते हैं कि हमारा आंतरिक मामलों का, जो आंतरिक मामले हैं, जो इंटरनल हैं उनकी, या जो आउटरनल एक्सटर्नल है हमारे जो बाह्य मामले हैं उनकी बात हम इसमें कर सकते हैं। आंतरिक में हम कह सकते हैं, आंतरिक में कौन से आ सकते हैं हमारे, एक तो हमारे राजनीतिक आ सकते हैं, आर्थिक आ सकते हैं, आर्थिक मामले, ठीक, और एक सामाजिक आ सकते हैं अपने, सामाजिक, और कौन से आ सकते हैं, और अपने धार्मिक आ सकते हैं। ये काय में आएंगे, अपने आंतरिक मामलों में आएंगे, ठीक है। और बाह्य मामलों की बात करें तो इसमें आपके कौन से वैदेशिक मामले जो होते हैं, ठीक है, वैदेशिक मामले, वैदेशिक मामले में क्या आ सकता है, आपकी मित्रता आ सकती है, मित्र, शत्रु, और एक इसमें संधि की हम बात कर सकते हैं, है ना, राष्ट्र मैत्र संधि जो होती है उसकी हम इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपनी प्रस्तावना के उसी मुद्दे पर। तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की एक भूमिका की तरह है, बिल्कुल, जिसमें कि संविधान के आदर्श, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, उद्देश्य और संविधान या उससे जो प्रावधान है संबंधित, तो वो संविधान के लागू होने की जो तिथि थी, जो दिनांक था, उन सब का संक्षेप वर्णन इसमें देखने को मिलता है। हालांकि मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक संबंध देखोगे डायरेक्टली तो वो काय से है, उद्देश्य प्रस्ताव से है। क्यों है? क्योंकि जो संविधान सभा थी उसने 22 जनवरी 1947 को उसको पारित किया था, और संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने क्या किया, जो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसी प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक। आगे ध्यान रखिएगा, संविधान की जो प्रारूप समिति थी, हमारे संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति ने क्या किया कि इस प्रारूप पर विचार किया और इसमें जो आवश्यक संशोधन थे वो आवश्यक संशोधन किए और संविधान के कार्यों के आखिरी चरण में से पारित कर दिया, क्योंकि ये संविधान के अलग अलग प्रावधानों के अनुरूप हो सके। हालांकि आपात स्थिति के दौरान देखा जाए तो 1976 की बात है, 1976 में आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन। और संशोधन जो हुआ था इसी अधिनियम के द्वारा समाजवादी, कौन कौन सा, समाजवादी, और दूसरा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो उद्देशिका में, प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। इसके अलावा देखोगे तो राष्ट्र की जो एकता है, जो शब्द देखने को मिलता है, उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है। यहां अगर हम थोड़ी सी बात कर लें अपनी उद्देशिका या प्रस्तावना की, तो बात हम कर ही रहे हैं कि उद्देशिका है क्या चीज, तो उससे ध्यान से समझ लीजिए इसको। जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है हमारी, उसको हम पढ़ेंगे पूरा एक तरीके से। तो वो क्या है प्रस्तावना हमारी, कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
विश्वास, धर्म और उपासना और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसके द्वारा या एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसके हम एक एक जो तत्व हैं, मूल तत्व प्रस्तावना के, उनको समझेंगे। सबसे पहले है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग जो उद्देश्य का है, जो प्रियम्बल में है हमारा, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 बातें स्पष्ट हैं हमारी, इसमें 3 बातें स्पष्ट की जा रही हैं, 3 बातें क्लियर की जा रही हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 की बात करें, जो संविधान है, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जो है भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरी की बात करें तो संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। ठीक, और तीसरी चीज क्या है कि भारतीय संविधान जो है भारतीय जनता की इच्छा का एक परिणाम है, और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। ठीक है, अगर यहीं मैं बात करूं संपूर्ण अपना प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, तो इससे यह चीज क्लियर होती है कि 26 जनवरी 1950 को जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया था। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपने आंतरिक और जो वैदेशिक मामले हैं उनमें बिना किसी बाह्य दबाव के या किसी प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो आप सबको पता है जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भारतीय गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिए समाजवादी राष्ट्र का समावेश इसमें किया गया था। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आय और जो प्रतिष्ठा है और जो जीवन यापन के स्तर हैं उनमें विषमता का अंत हो जाए। और इसके अलावा देखोगे तो उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ दिए गए थे। जब समाजवादी शब्द जब जोड़ दिया गया उसके बाद देखा जाए तो संविधान का निर्वाचन करने के समय न्यायालयों से ये आशा की गई थी
कि उनका झुकाव जो है वो निजी संपत्ति या उद्योग इन सब के राष्ट्रीयकरण और उस पर राज्य के स्वामित्व के लिए नहीं है, बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार के पक्ष में होना चाहिए। यानी कि शासन और अर्थव्यवस्था का संचालन जो है वो किसी वर्ग विशेष के हित में न होकर के पूरे समाज के हित में, संपूर्ण समाज के हित में होना चाहिए। ठीक, संपूर्ण समाज के हित में। यही लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात की जाए तो नेहरू जी का विचारधारा जो था वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, पंथ निरपेक्षता की बात करें। पंथ निरपेक्षता, तो आप सभी लोग जानते हो कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसकी जो व्याख्या है वो क्या है, एक उच्च न्यायालय से। एक उच्च न्यायालय बोलना है इसको, क्योंकि इसके अनुसार देखोगे तो पंथ निरपेक्षता का धर्म या अर्थ जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही क्या है, पंथ निरपेक्षता है। और किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। और यही कारण है कि एक अधिक धर्म जो हैं भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होते रहते हैं उनमें। पंथ निरपेक्ष शब्द का देखोगे तो मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये पंथ निरपेक्षता शब्द जो हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था। मैंने बताया कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसी के द्वारा इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगर यहीं लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र से मतलब क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां से सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा देखा जाए तो जो संसदीय लोकतंत्र है उसको अपनाया गया है। कौन से? संसदीय लोकतंत्र को। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। दूसरी चीज, जिसमें क्या होगा, जो कार्यकारिणी है या जो मंत्री परिषद है वो अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जवाबदेह वहां होगी। वो जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने संविधान सभा में जब भाषण दिया था तो उन्होंने ऐसा कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने भाषण देते समय कहा था। अगर यहीं मैं गणराज्य की बात करूं, गणराज्य की, तो गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जहां राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है। आनुवांशिकता के आधार पर नहीं हम उसको कर सकते, वही हमारा गणराज्य है। सामाजिक न्याय की बात करूं, सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में व्यक्ति के हित में देखोगे तो महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वही हमारा सामाजिक न्याय है। अगर यहाँ आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की, तो आप सभी लोग जानते हो अच्छी तरीके से आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। एक ऐसी व्यवस्था है आर्थिक न्याय जो है जिसका अंत कर दिया जाना चाहिए, जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा देखे जाए तो बहुसंख्या में साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो, उन सबको क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय बोलते हैं, जहां शोषण हो रहा हो। और राजनीतिक न्याय की बात करें, तो राजनीतिक न्याय, इससे ये बात क्लियर होती है कि सभी व्यक्तियों को, जनता को एक राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह धर्म, जाति या वर्ण या लिंग, इनके आधार पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध या मताधिकार राजनीतिक न्याय प्राप्त करना ही के साधन में आ सकता है। ये सब उसके साधन हैं, उसको देने चाहिए, तभी राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता की बात करें तो भारत का संविधान जो है, इस संविधान निर्माता को देखा जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो धारणा है उससे बिलोंग नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक ऐसी पॉजिटिव स्वतंत्रता से प्रेरित था जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। और इसी के आधार पर देखोगे तो उनके द्वारा जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, जो विश्वास है, धर्म है, उपासना है, उसकी स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। अगर मैं समानता की बात करूं यहाँ, तो हमारे जो भारत के संविधान निर्माता थे
उन्होंने समानता के दो आयाम, है ना, दो आयाम, दो डायमेंशंस उनमें अपनाया गया था। और ये क्या है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता हम कह सकते हैं एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। और हालांकि संविधान की प्रस्तावना में तो समानता के तीन आयाम, तीन डायमेंशन शामिल थे। सामाजिक समानताएं, सामाजिक समानताएं, दूसरी राजनीतिक, राजनीतिक, और तीसरी आर्थिक। ठीक, हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में देखोगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इनकी बात की गई है। और इसके अनुसार देखोगे तो देश का प्रत्येक नागरिक एक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म इन सब में देखोगे इनके भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। क्योंकि उनमें लोक नियोजन में भी इस आधार पर देखोगे तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ना ही एक सार्वजनिक स्थानों पर। यह आपका अनुच्छेद कौन सा बताता है इन चीजों को? 14 से लेकर के और 18 तक ये चीजें वर्णित हैं आप लोगों की। अगर यही बंधुता की बात की जाए, बंधुता एक नागरिकता में देखोगे, सब जो मान्य नागरिकता है उसमें देखोगे तो जितने भी उपबंध होंगे उनका जो उद्देश्य है वो किस लिए है? जो भारतीय बंधुत्व की भावना है ना उसको मजबूत करने के लिए, और एक सुदृढ़ भारत के समाज में जनता के बीच में एक भाईचारे का निर्माण करना। अगर यही व्यक्ति की गरिमा की बात करूं मैं थोड़ी सी, व्यक्ति की गरिमा, अनुच्छेद 32 जो है, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसके मूल अधिकार हैं उनके प्रवर्तन और उनकी जो व्यक्तिगत खुद की जो गरिमा है उसकी रक्षा के लिए सीधे वो उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है। वही व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, इनके बिना हम कह सकते हैं लोकतंत्र या राष्ट्र, इनकी स्वाधीनता और नागरिकता के सम्मान की रक्षा करने की आशा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते इनके बिना। काय के बिना? राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक, अब बात करेंगे कि हमारी प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, क्यों उपयोगी है प्रस्तावना जो है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना की? तो आप सभी लोग जानते हो प्रस्तावना एक संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप हम कह सकते हैं। संविधान का एक संक्षिप्त स्वरूप है और ये संविधान की आत्मा भी कही जाती है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा भी कही जाती है क्योंकि इसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक इन सब मूल्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का महत्व हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, मान लीजिए क्लियर नहीं है और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो रही हो, तो एक स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। मान लीजिए जो आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे एक दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जो के मुंशी थे, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा कि हमारे जो संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य हैं उनकी जन्म कुंडली, इसको कहा था प्रस्तावना को। और प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस चीज़ का उल्लेख हमारी प्रस्तावना करती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना काफ़ी जटिल तरीके से हम कह सकते हैं कि संवैधानिक परिस्थितियों में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है और शासन को भी उसके दायित्वों का बोध दिलाती है, बोध कराती है। जो बेरूबाड़ी का मामला था, बेरूबाड़ी का मामला, ठीक, उसमें देखोगे तो जो उच्चतम न्यायालय है उसने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। और जो आपका गोलकनाथ बंदाम पंजाब राज्य का मामला था, उसमें जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो थे, उन्होंने जब अपना विचार व्यक्त किया था तो संविधान की उद्देश्य का उन्होंने कहा था कि संविधान की जो उद्देश्य का है वो उन सभी सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना चाहिए और कार्य करना भी है। और वो संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। और जो आपका भारतीय चंद्र भवन बना मैसूर राज्य का जो मामला था, उसमें देखोगे तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निर्देशक तत्व जो हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको भी उद्देशिका में एक प्रतिष्ठित उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
लेकिन जो सुभाष कश्यप थे उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ये किसने कहा था आत्मा? सुभाष कश्यप ने। ठीक, सुभाष कश्यप ने कहा था इसको संविधान की आत्मा। और जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में जो हुआ था वाद, जो केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, ध्यान रखना, 1960 में जब अपना निर्णय दिया था, पहले निर्णय से इसको निरस्त कर दिया था। और अधिकतर जो न्यायाधीश थे उन्होंने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला जब दिया तो ये निर्णय दे दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। और जो बेरूबाड़ी वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। जो बम्बई मामला हुआ था आप लोगों का 1904 में, उसमें भी देखोगे तो उच्चतम न्यायालय ने, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है। तो ये थी हमारी प्रस्तावना के बारे में बात। अब हम यहाँ करेंगे थोड़ी सी बात अपने नागरिकता के बारे में। ठीक, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। देखो, नागरिकता एक कानूनी दर्जे के आधार पर देखोगे तो व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में बटी हुई है। नागरिक क्या है पहले तो ये समझ लो। नागरिक, देखो भारत में जितने भी सदस्य हैं, पूर्ण सदस्य कह सकते हैं, या राज्य या संविधान के प्रति जो पूर्ण निष्ठा रखने वाला है, या जो मूलभूत अधिकार है, या जो कर्तव्यों के जो प्राप्तकर्ता हैं, वही क्या है, नागरिक हैं। या अन्य देशी व्यक्ति की बात करें तो मान लीजिए जो अधिकार हैं जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, वो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते उनको, जो कि भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। और जो अनुच्छेद 21 है हमारा, आर्टिकल 21 जो है, इस आर्टिकल 21 के तहत देखोगे तो जीवन का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वहीं आर्टिकल जो 19 है उसके तहत देखोगे तो वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र है ना, मैंने जो बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, जो अन्य देशीय हो सकते हैं, वैदेशिक मामले जो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी, वही मैं बात यहाँ कर रहा हूँ आप लोगों से, जो बाह्य मामले थे हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के। ठीक है ना। अगर यहाँ एक शरणार्थी की बात करें, शरणार्थी की, तो शरणार्थी देखो जो उसका मूल देश है उसके वर्ग से, नस्ल से, भाषा से, राष्ट्रीयता से, है ना, एक सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर देखोगे तो विभेद और भय के कारण क्या है कि भारत में शरण लेने वाली व्यक्ति शरणार्थी कहलाते हैं। और राज्य विहीन व्यक्ति की बात करें तो जरा राज्य विहीन व्यक्तियों की जो श्रेणी होती है, इसमें क्या होता है, जो अवैध प्रवासी होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और उन्हें नागरिकता के संबंधी जितने भी दस्तावेज होते हैं उनके पास तो नहीं होते हैं क्योंकि वो राजविहीन हैं, तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। और हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, हमारे संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक देखोगे तो नागरिकता के बारे में प्रावधान किए जाते हैं। और भारत में देखोगे तो ब्रिटेन के जैसा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका जैसे देशों की बात करोगे तो दोहरी नागरिकता प्रावधान भी है। आर्टिकल 11 जो है आप लोगों का, अनुच्छेद 11, उसके अंतर्गत देखोगे संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और उसी के तहत संसद के द्वारा हमारा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है वही पारित हुआ था। और यह अधिनियम जो है ये वर्तमान में देखोगे तो नागरिकता से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं, नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, उन सब का प्रावधान करता है। और इस अधिनियम के अनुसार देखोगे तो भारतीय नागरिकता मेनली 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से। 5 प्रकार अब कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जन्म से, एक कह सकते हैं वंश परंपरा से, पंजीकरण से हम कह सकते हैं, पंजीकरण से, एक हम कह सकते हैं देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है, और एक भूमि के अर्जन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, भूमि के अर्जन द्वारा, है ना। तो लगभग मैंने बताया कि 5 तरीके से नागरिकता हमें प्राप्त हो सकती है। जन्म से कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ हो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, या उसके बाद भारत में हुआ हो, उसके बाद का जो भारत है उसमें हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और ऐसा आप सभी लोग जानते भी हो
कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1986 है, उसके तहत क्या हुआ था कि जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी का भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। तो जन्म से हमें ऐसे प्राप्त हो सकती है। वंश परंपरा की बात करें तो मान लीजिए भारत के बाहर कोई भी देश हो और उसमें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो। और बात की जाए कि माता की नागरिकता के आधार पर देखोगे तो विदेश में जन्म जब व्यक्ति का होगा तो उसकी जो नागरिकता है, नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा किया गया है, उसको नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण की बात करें तो देखो कोई व्यक्ति के लिए अगर देखोगे तो कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। उसकी भी कुछ बाउंडेशंस हैं, जैसे कि पंजीकरण के लिए क्या है, आवेदन करने की जो तिथि है वो 6 महीने की होती है ना। 6 महीने 6 माह पहले भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अब तो 5 कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। पहले 6 थी बट अब 6 नहीं, अब क्या है 5 माह, 5 मंथ, 5 महीने तक पंजीकरण हो सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन जो भारत से बाहर किसी देश के में निवास कर रहा हो उसके लिए। और मान लीजिए विदेशी महिला है जो कि किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है, या भारतीय नागरिकों के वयस्क बच्चे हैं, माइनर बच्चे जो बोलते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक हैं जो मान लो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उनको पंजीकरण से क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती, सिटीजनशिप मिल सकती है। देशीयकरण की बात करें तो मान लो कोई व्यक्ति जो कि वयस्क है और 10 साल के लिए 10 वर्ष के लिए या 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है और भारत सरकार से वो देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और भारत का नागरिक वो बन सकता है। ठीक, भूमि के अर्जन पर कैसे प्राप्त हो सकती है, मान लीजिए भारत सरकार है और सरकार के द्वारा किसी नई भूभाग को अर्जित करके और भारत में उसका विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो खुद ही क्या हो जाएंगे, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें कि नागरिकता का अंत कैसे होता है, नागरिकता खत्म कैसे होती है। ठीक, देखो कोई भी भारतीय नागरिक हो उसकी नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक हम नंबर 1 की बात करें तो कोई भी कह सकते हैं कोई दूसरा देश है उसकी नागरिकता ग्रहण कर ले तब, अन्य देश की अन्य नागरिकता। ठीक, दूसरी की बात करें, दूसरी क्या हो सकती है कि नागरिकता का वो परित्याग कर रहा है खुद ही, तब उसका अंत हो सकता है। और लास्ट हम तीसरी कह सकते हैं कि सरकार जो है वो नागरिकता से वंचित करने पर, मान लीजिए सरकार ने उसको वंचित कर दिया नागरिकता से, तब उसकी नागरिकता का सिटीजनशिप का अंत हो सकता है। और हालांकि अपनी भारत की सरकार में देखोगे तो किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को, एक बात बताऊं आप लोगों को, जो हमारी सरकार है और सरकार क्या है उसकी भी कुछ बातें हैं, कुछ उनके भी प्रावधान है कि उसके द्वारा वो किसी व्यक्ति को भारत की जो नागरिकता है उससे वंचित कर सकती है। एक तो क्या हो सकती है कि संविधान के प्रति एक अनिष्ठा दिखा रहा है, मान लीजिए दुर्व्यवहार कर रहा है, या युद्ध का समय चल रहा है और वो शत्रु की सहायता कर रहा है, तब वो उसको वंचित कर सकती है। मान लीजिए गलत तरीका से उसने नागरिकता प्राप्त की हो तब कर सकती है। या पंजीकरण जो करवाया, जो पंजीकरण करवाया, जो देशीकरण करवाया, उसके द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी 5 वर्ष के भीतर भीतर मान लो वो किसी देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा पाले, तब उसको समाप्त कर सकती है। या कोई भारतीय स्त्री है और स्त्री के द्वारा जो विदेशी पुरुष है उससे विवाह करने पर या लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहने पर उसका अंत हो सकता है। हालांकि कुछ विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे भी हैं, जैसे कि भारत सरकार की ओर से मान लो विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्ति हैं और उनको कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। और इसके भी 3 प्रमुख दर्जे हो सकते हैं, एक तो अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, और भारत के सांप्रदायिक या समुद्र पारीय नागरिक। अनिवासी भारतीयों की बात करूं, किसकी, अनिवासी भारतीय की, अनिवासी भारतीय की बात करूं तो याद रखिएगा ये भारत के जो नागरिक होते हैं अनिवासी भारतीय, या फिर जो भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं,
और यदि कोई मान लीजिए भारतीय नागरिक है, वो लंबे समय तक विदेशों में रहता है और मान लीजिए एक अनिश्चित काल तक, एक अनिश्चित समय तक भारत से बाहर रहने की जो मंशा है वो प्रकट कर लेता है, मान लीजिए उसकी इच्छा होगी रहने की बार, तो उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा दे दिया जाता है। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई जो होते हैं, उसका मतलब ये होता है एक व्यक्तिगत नागरिक से, ऐसे व्यक्तिगत नागरिक होंगे जो कि भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, और जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा है 7A, अगर उस 7A के दायरे में मान लो विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड धारक है, तब उनको अनिवासी भारतीय कह देंगे। या मान लो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है और जो लगभग 9/8/2002 19 तारीख 8वां महीना 2002 की बात करें, उसको केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचना नंबर जारी किया गया था 26/011 22/4/98, इसके तहत देखोगे तो पंजीकरण करा सकता है और उसे विदेशी भारतीय नागरिक का कार्ड धारक का माना जाएगा। क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको, ये सूचना जो है पता कब जारी की गई थी, आधिकारिक सूचना जो है मई में की गई थी और जो है 2015 में, जानते हैं आप सब लोग इस चीज को। अगर भारतीय मूल के व्यक्ति की बात करें तो मान लीजिए भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं उनके जो पूर्वज हैं या वो खुद स्वयं भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन वर्तमान में किसी देश के नागरिक हैं, तो भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो व्यक्ति मान लो पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, इनके नागरिक हैं मान लो, या कभी रहे हों, तो वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। तीसरी बात, भारत के समुद्र पारी जो नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या भारत सरकार के द्वारा इस प्रयोजन में घोषित मान लो किसी दूसरे देश में हो, उसका नागरिक नहीं है देश का अपना, क्योंकि और न वो कभी रहेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी शर्त पूरी न करे वो, तो भारत के समुद्र पारी नागरिकों को इस श्रेणी में रख दिया जाता है। और पूरी आयु या क्षमता का जो व्यक्ति है, जो अभी किसी अन्य देश पर नागरिक है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भी भारत का नागरिक रह चुका है, तब वो माना जा सकता है। या संविधान लागू होने के समय देखोगे भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, या किसी ऐसे क्षेत्र में संबंधित हो जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, या जो मैंने बातें बताई इनमें से किसी भी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी, नाती पोता जो भी हो, नाती नातिन कोई भी हो, तब उसको रखा जा सकता है। तो अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के समुद्र पारीय व्यक्ति नागरिक, इनमें समानता और असमानता के बिंदु आप सभी लोगों को मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्रमुख बातें थी। तो हमारा संविधान की उद्देश्यकार और नागरिकता में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी स्तर से। और तीसरा अध्याय हम अपना कल पढ़ेंगे, जो कि हमारा रहेगा संघ और राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, हम उसको तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए।